नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए सितंबर के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है, चाहे वो नेशनल से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, या फिर कोई अपॉइंटमेंट हुआ हो, या फिर कोई और दूसरे टॉपिक से बने हुए मिसलेनियस हो गए, स्टेट से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर हमने कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन सारे क्वेश्चंस की जो भी डिटेल है, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपका भी रिवाइज हो सके। स्टैटिक जीके को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लेकिन कुछ भी छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे आपका भी रिवीजन होगा और जो पढ़ने वाले करंट अफेयर्स को कमेंट को पढ़ने वाले हैं उनका भी रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस अंदर कलेक्ट किए गए हैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि प्रेसिडेंट ने अभी गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए हैं सीएपीएफ को, तो इनकी बात करेंगे। साथ साथ रेपो रेट क्या होता है पता होगा काफ़ी लोगों को, जिनको नहीं पता है उनको बताएंगे। और मंथली जो बाई मंथली होता है ना रेपो रेट, उसको आरबीआई चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब उन्होंने क्या किया है उसकी बात होगी, वैसे तो चेंज नहीं किया है, कितना है इसकी बात करेंगे। साथ साथ G20 का जो लोगो है उस पर विवाद हुआ है, उसकी बात करेंगे। किस देश की ने विवाद दर्ज कराया है, ये सब चीज़ें हम चर्चा करने वाले हैं। चंद्रयान 3 आपको पता है उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, साउथ पोल में उसने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, उसकी बात करेंगे। कौन उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे, कौन इस काम में इन्वॉल्व थे, सारी बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया गया है, किस कंट्री के द्वारा हाईएस्ट ऑनर मिला है उसकी बात होगी। और भी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने अंदर कलेक्ट किए हैं, तो उनको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें वीडियो को डिटेल से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि केरला असेंबली, केरल अलग से ही कुछ ना कुछ कानून लेकर आता है, उसके बाद वो चर्चाओं में हो जाता है। जैसे कि केरल असेंबली अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहा, क्योंकि उसने अपने स्टेट का नाम चेंज करने का एक रिजोल्यूशन पास कर दिया है। राइट उनके पास नहीं है, राइट संसद के पास है। संसद को अब इन्होंने भेजा है कि भाई हमने अपने स्टेट से कार्यवाही शुरू कर दी है और अब इसको आप फाइनल एक प्रारूप बनाकर हमको दे दें, जिससे कि हम केरल का नाम चेंज कर सकें। तो अब संसद के हाथ में पहुंच चुकी है पावर कि केरल का नाम क्या वो चेंज करना चाहेंगे। केरलम, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव ने ये रिजोल्यूशन पास किया है कि हम केरल का नाम केरलम रखना चाहते हैं, ये सही है या फिर गलत अभी संसद डिसाइड करने वाली है। लेकिन स्टेट की जो असेंबली ने ये रिजोल्यूशन पास किया है, तो आगे चल के हो सकता है आपको केरल का नाम केरलम लिखना पड़ जाए, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। पिनरई विजयन वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और वहाँ पर उनके द्वारा ही उनकी लीड में ही इस केरल का नाम केरलम करने का रिजोल्यूशन पास हुआ। ठीक, यहाँ पर आप देख पाएंगे केरल के चीफ मिनिस्टर को। अगला क्वेश्चन, अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं इस समय पर, ये 15th नंबर की प्रेसिडेंट हैं। इनके द्वारा 76 गैलेंट्री अवार्ड अनाउंस किए गए सीएपीएफ को, जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनको। तो यहाँ पर कितने अवार्ड किस किस कैटेगरी में दिए जाएंगे उनकी बात करें तो कीर्ति चक्र 4 दिए जाएंगे, शौर्य चक्र 11 दिए जाएंगे, जिनमें 5 शहीदों को यहाँ पर दिए जाएंगे और कीर्ति चक्र चारों के चारों शहीदों को ही दिए जाएंगे। सेना मेडल जो कि 2 दिए जाएंगे, सेना पदक वो 52 होंगे, साथ साथ नौसेना पदक 3 होने वाले हैं, वायुसेना पदक ये 4 होंगे और लास्ट टोटल अवार्ड कितने हो गए सबको काउंट करेंगे आप तो 76 आपको टोटल पदक यहाँ पर दिखाई देंगे, गैलेंट्री अवार्ड दिखाई देंगे। वॉर टाइम पर 2 टाइप के होते हैं, एक तो वॉर टाइम पर गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है और एक पीस शांति के समय पर गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। तो वॉर टाइम पर जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो कौन सा है, तो वो परम वीर चक्र है। क्या है? परम वीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। और अगर पीस शांति के समय की बात करेंगे तो शांति के समय पर हाईएस्ट अवार्ड होता है, गैलेंट्री अवार्ड की बात कर रहा हूँ, अशोक चक्र होता है, उसके बाद कीर्ति चक्र होता है और उसके बाद शौर्य चक्र का नंबर आता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि पीस टाइम
पर हाईएस्ट अवार्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखी है जो मैंने वहाँ पर आपको डिस्क्राइब की है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, भारत की ये सेंट्रल लेवल की बैंक है जिसमें बैंकों का अकाउंट होता है। और आरबीआई जिसने अभी रिसेंटली में रेपो रेट में चेंज करने के से मनाही कर दी है। क्यों? क्योंकि रेपो रेट चेंज करने से आम पब्लिक पर असर पड़ता है। यहाँ पर महंगाई को कंट्रोल करने का एक टूल माना जाता है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई ने अभी इसका रेपो रेट कितना रख रखा है, तो 6.5% रख रखा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें बैंक, जितने भी बैंक हैं वो सभी के सभी बैंक आरबीआई से पैसा ऋण में लेते हैं, पैसा इंटरेस्ट में लेते हैं। जिस इंटरेस्ट में वो लेंगे उसे हम कहेंगे रेपो रेट। अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा तो बैंक पैसा लेने की कैपेबिलिटी को कम कर देंगे। अगर बैंक के पास पैसा कम होगा तो वो लोगों को पैसा जो देती है ब्याज दर में वो कहाँ से देगी, नहीं हो पाएगा उसके पास। तो लोगों को वो क्या करेगी, पैसा अपना रेट बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा कि बैंकों से लोग पैसा लेना कम कर देंगे। लोग अपने आस पड़ोस से और साहूकार वगैरह जो भी सस्ते दर पे ब्याज देगा उससे ले लेंगे। तो इसीलिए रेपो रेट बढ़ने से लोगों के जेब में पैसा नहीं पहुंचता ऋण के रूप में, तो लोग पैसा कम खर्च करते हैं, जिससे कि महंगाई को कंट्रोल करने में आसानी मिलती है। और 6.5% इसका रेपो रेट इस समय पर रखा गया है। एक और टूल है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब बैंक अपना पैसा आरबीआई को दे देते हैं और उस पर जो ब्याज उनको आरबीआई देता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ध्यान रखिएगा, दोनों बात आपको पता होनी चाहिए। और शक्तिकांत दास जी इस समय पर आरबीआई के गवर्नर हैं, 25 नंबर के गवर्नर हैं, ध्यान रखिएगा। पहले कौन थे, सर ओसबोर्न स्मिथ। 1935 में आरबीआई को फाउंड किया गया था, उस समय पर ये गवर्नर थे, ध्यान रखिएगा, सर ओसबोर्न स्मिथ। रिवर्स रेपो रेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान ने कास्ट बेस्ड जो सेंसस है उसको कंडक्ट कराने का अनाउंसमेंट कर दिया है। इससे बहुत सारी जो डिसीजंस लेने में सरकार को मदद मिलेगी, ऐसा उनका कहना है। इसी प्रकार से बिहार ने भी अनाउंस किया है कि हम कास्ट बेस्ड जो सेंसस है उसको कराएंगे अपने यहाँ पर। इससे उनको पता चल पाएगा कि किस इलाके में किस कास्ट के लोग ज़्यादा रह रहे हैं, जिससे कि उनके हिसाब से जो रणनीतियां हैं वो बनाई जा सके। तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि हम अपने राज्य में कास्ट बेस्ड सेंसस को कराएंगे, जिससे पता चल पाएगा कि जो ओबीसी रिजर्वेशन प्राप्त करने वाले लोग हैं उनमें किन किन कैटेगरीज को किन किन जगहों पर क्रीमी लेयर में या फिर नॉर्मल ओबीसी का जो कोटा होता है उसमें डालना है। अभी इन्होंने क्या किया है, 21% रिजर्वेशन पहले ओबीसी को दिया जाता था, अब 27% राज्य में कर दिया है। और ऐसा ही अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली में गुजरात ने भी किया है। गुजरात अपने यहाँ पर ओबीसी में रिजर्वेशन 10% अपनी जो लोकल बॉडीज़ हैं उनमें देता था, पंचायत वगैरह में, अब वहाँ पर उन्होंने इसको भी 27% बढ़ाकर कर दिया है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। राजस्थान ने भी 27% किया है 21 से, गुजरात ने भी किया है, लेकिन वो 10% से बढ़ाकर किया है। कास्ट सेंसस को किसने मंजूरी दी है, राजस्थान ने दी है। बिहार भी दे चुका है इस चीज़ को, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर राजस्थान आप जानते हैं ये इंटरनेशनल बनाने वाला एक राज्य में से एक है। राजस्थान पाकिस्तान के साथ इस समय पर जिस तरीके की भौगोलिक स्थिति है उनमें सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। पहले ये दर्जा जम्मू कश्मीर को अवेलेबल था, लेकिन जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में टूटने के बाद अब ये दर्जा राजस्थान को मिल चुका है, जो कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बना रहा है। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी अपनी बाउंड्री टच करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी हैं। 3 राज्य में आप गुजरात, राजस्थान और पंजाब को देख पा रहे होंगे मैप में। अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, मणिपुर की पुलिस, ये काफ़ी मतलब यूनिक केस है इसीलिए चर्चाओं में रहा। मणिपुर की पुलिस ने अभी रिसेंटली में असम राइफल्स के ऊपर एक क्रिमिनल केस चला दिया है।
ये क्रिमिनल केस क्यों चलाया? क्योंकि वहाँ पर आपको पता है हिंसा चल रही थी और जो मणिपुर की पुलिस है वो उनका कहना ये है कि असम पुलिस के जो असम राइफल्स के जो ऑफिसर्स हैं वो इनके प्रोसेस को रोक रहे हैं और होने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा उन्होंने किया है। मणिपुर की पुलिस जो मैती कम्युनिटी पर एक्शन ले रही थी, इसकी वजह से असम राइफल्स ने कुछ डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश की। मणिपुर पुलिस का कहना है इसीलिए उन्होंने क्रिमिनल केस यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है। किसके ऊपर? असम राइफल्स के ऊपर। असम राइफल्स भारत की सबसे ओल्डेस्ट जो इस समय पर पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती है। ये 1834 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और बाकी सब की सब न्यू है। ठीक, अगला क्वेश्चन, तेलंगाना ने लॉन्च किया है गृह लक्ष्मी स्कीम। क्या? गृह लक्ष्मी स्कीम। इसी प्रकार की स्कीम और भी राज्यों में चल रही है। गृह लक्ष्मी स्कीम के माध्यम से क्या होगा, जो महिलाएं हैं SC ST और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, उनके हाथ में पैसा उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि वो अपने घर की स्थिति को थोड़ा बेहतर करने में मदद कर पाएंगी। इसीलिए तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव जी, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक, हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है। यहाँ पर आप चंद्रशेखर राव जी जो कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के हैं उनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गवर्नमेंट की जो एक आप कह सकते हैं इनिशिएटिव है, ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसको ज्वाइन कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। पहली बार ऐसा हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार कोई ग्लोबल लेवल की कंपनी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर रही है। इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से सोशल मतलब समाज में जो ई लर्निंग है उसको बढ़ाया जाएगा, ई कॉमर्स को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी कि भारत में जितने भी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं वो ऑनलाइन माध्यम से जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी छोटे छोटे वर्क्स हैं उनको कर सकें, जिससे कि उनको ऑफिसेस में जगह जगह ना आना पड़े। इसी इनिशिएटिव को माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली में ज्वाइन किया है। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है यूएस से रिलेटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है, आईटी फील्ड की, वर्ल्ड में इसका नाम है। अब अगला क्वेश्चन है उज्बेकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है कहाँ पर? 14th चेस ओलंपियाड में। जो 14th चेस ओलंपियाड हुआ है वो भारत में हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। क्या भारत ने कोई मेडल जीता है? बिल्कुल, भारत ने भी यहाँ पर, भारत की जो इंडिया 2 टीम है उसके द्वारा यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल अर्मेनिया के द्वारा यहाँ पर जीत लिया गया। भारत में इसे 44th चेस ओलंपियाड, जिसको हमने चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया था, तमिलनाडु की एक कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने किसी चेस ओलंपियाड को अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया है। ठीक, यहाँ पर उज्बेकिस्तान की टीम को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 13th नंबर की एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड मिला है। किसको मिला है? तो जियो हैप्टिक नाम की कंपनी को टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। किस फील्ड में काम करने के लिए? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम करने के लिए। और कहाँ मिला है? तो मैंने आपको बता दिया, 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड इसको मिला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके जियो हैप्टिक, इसके सीईओ और को फाउंडर कौन है? तो आकृति वैश। कौन? आकृति वैश इसकी सीईओ और को फाउंडर है। अगला क्वेश्चन, इंडिया की पहली पोस्ट ऑफिस LOC के पास खोली गई। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये लाइन खिंची हुई है। इसकी पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन पोस्ट ने पोस्ट ऑफिस LOC के पास खोला। कहाँ पर? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में इसे खोला गया, ध्यान रखिएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म है और पोस्ट ऑफिस जम्मू कश्मीर का है, जहाँ पर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसे खोला गया। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो ये चाइना में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जिसमें भारत ने 26 मेडल यहाँ पर जीत लिए हैं। चाइना के चेंगदू में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत की आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, लगभग ऑलमोस्ट गेमों में भारत की टीम ने पार्टिसिपेट किया है। इसको फीसू मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया।
ठीक। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडलिस्ट को, जिसमें चाइना तो टॉप पर रहा, जापान दूसरे पर रहा और भारत की पोजीशन यहाँ पर 7th रही है। चाइना ने यहाँ पर टोटल 178 मेडल जीते हैं और भारत ने यहाँ पर 26 मेडल जीते हैं। चाइना ने 102, 40 और 35 मेडल्स यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के माध्यम से जीते हैं। भारत ने यहाँ पर 11, 5 और 10 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के माध्यम से 26 मेडल यहाँ पर जीते हैं। अगला क्वेश्चन, वसुधैव कुटुंबम, आपको पता है, सुन भी रहे होंगे आप, इसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसका मतलब है। अभी चाइना में ना ये मीडिया में बात चल रही है कि उन्होंने वसुधैव कुटुंबम को यहाँ पर इशू निकाला है उसका कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबम संस्कृत में भारत ने इसके लोगों को तैयार किया है, इसीलिए यहाँ पर इस बात को चाइना की मीडिया उठा रही है। बल्कि रशिया ने इस पर कोई बात नहीं की है, लेकिन चाइना यहाँ पर बात कर रहा है, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। भारत इस साल G20 की जो समिट होगी उसकी प्रेसिडेंसी संभाल रहा है और इस साल भारत में जितने भी G20 के समिट्स हुए हैं वो भारत में ऑर्गेनाइज हुए हैं। इसीलिए भारत के पास राइट होता है उसके लोगों को तैयार करने का, और भारत ने इस बार वसुधैव कुटुंबम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसकी थीम को निकाला, या कह सकते हैं इसके टैगलाइन को निकाला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि टैगलाइन इसकी क्या है। आप यहाँ पर देख पाएंगे संस्कृत में लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबम और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन, रशिया ने भी रिसेंटली में साउथ पोल की तरफ ही अपना मून मिशन भेजा। भारत ने भी ऐसा ही किया। भारत ने भी चंद्रयान 3 के माध्यम से साउथ पोल में मून के मिशन भेजा था। दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर भेजा, लेकिन भारत का जो मिशन था वो सक्सेस हो गया सॉफ्ट लैंडिंग कराने में, और रशिया का यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ। रशिया ने लूना 25 मिशन के माध्यम से मून के साउथ पोल में मिशन भेजा, लेकिन वो फेल हो गया। रीज़न बहुत सारे माने जा रहे हैं कि जो एक सर्कुलर चक्कर लगाने होते हैं अर्थ के, उसके बाद मून के, और फिर आराम से उतारना होता है। रशिया ने भारत के चंद्रयान 3 के कंपेयर में बहुत कम चक्कर लगाया और जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने वहाँ पर साउथ पोल में उतारने की कोशिश की, जिसकी वजह से अभी इससे कनेक्शन टूट गया और इसको फेल वहाँ की जो मीडिया है वो बता रही है। और लेकिन भारत का जो चंद्रयान 3 है उसने सक्सेस कर लिया है। अभी जो लूना 25 मिशन है इसको माना जाता है 21 या 22 ये अगस्त को ये सरफेस पर उतर जाता, लेकिन वो उतर नहीं पाया, वो फेल हो गया। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए लूना 25 क्या है। अगला क्वेश्चन, PR शेषाद्री, ये MD और CEO है साउथ इंडियन बैंक के। तो PR शेषाद्री जो कि साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO अपॉइंट किए गए। ये जो साउथ इंडियन बैंक है ये केरला थ्रिसूर में इसका हेडक्वार्टर है। 1929 में इसे फाउंड किया गया था, ओल्डेस्ट बैंक में से एक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख पाएंगे शेषाद्री साहब को। अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स के द्वारा भी रिसेंटली में रनवाल के चेयरमैन को दिया गया, जिनका नाम सुभाष रनवाल है। ध्यान रखिएगा, रियल एस्टेट डेवलपर एक ये कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, उनके जो चेयरमैन है सुभाष रनवाल, उनको रिक्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। रिक्स का मतलब रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर, इसकी फुल फॉर्म है। इन्होंने अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है सुभाष रनवाल साहब को। ठीक। अगला क्वेश्चन, 9th इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड समिट 2023 को कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? अगर आपको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया तो आप याद रखिएगा दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो आप जो इस समय पर MSME मिनिस्टर हैं राणे साहब, महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उनका नाम मत याद रखिएगा। साथ साथ आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम भी मत याद रखिएगा कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। किसी और मंत्री का नाम भी याद मत रखिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा, जम्मू कश्मीर के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, MSME एक्सपो एंड समिट 2023 इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड समिट को 9th नंबर की दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो इसका इनॉग्रेशन किया जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर
किसने? मनोज सिन्हा ने। यहाँ पर आप मनोज सिन्हा जी को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पोएट एक डिप्लोमेट है जिन्होंने मानसून नाम की एक बुक को लॉन्च किया और उन्होंने इस बुक को लिखा है। कौन है वो? तो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन में काम कर चुके हैं और ये इनका नाम है अभय कुमार। अभय कुमार के द्वारा मानसून नाम की एक बुक को लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक, याद होना चाहिए बुक कौन सी लॉन्च हुई है, ये वाली बुक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 को भारत ने यहाँ पर जीत लिया है। भारत की मेंस टीम ने यहाँ जीता और मलेशिया को 4-3 से हराकर यहाँ पर जीता है। इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? तो भारत के तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, ध्यान रखिएगा। भारत एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने वाला सबसे सक्सेसफुल टीम भी यहाँ पर बन चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जायाद तलवार 2023 नाम की जो भारत और यूएई के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, इसको भारतीय नेवी और यूएई की नेवी ने आपस में इंटरऑपरेबिलिटी और साइनर्जी को बढ़ाने के लिए, कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज करती है। इसको इस बार यूएई में ऑर्गेनाइज कराया गया, ध्यान रखिएगा। यूएई की कैपिटल अबू धाबी है। प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नयान है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है और करेंसी यहाँ की यूएई दिरहम है, ध्यान रखिएगा। इसको यूएई में इस बार ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, अमित झिंगाराम ये एमडी और सीईओ बने हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके। तो अमित झिंगाराम, याद रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके एमडी और सीईओ बनाएगा, ये है झिंगाराम जी। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान में जब चुनाव होता है ना, तो उससे पहले ही प्राइम मिनिस्टर अपना इस्तीफा देकर प्रेसिडेंट को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम अनाउंस कर देते हैं और बोल देते हैं कि प्रेसिडेंट से कि आप इनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना लें। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर नहीं है, उनके साथ उनके जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी इस चीज़ में रजा होने चाहिए, इस चीज़ में राजी होने चाहिए कि हम इन पर्सन को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। अभी रिसेंटली में पाकिस्तान में चुनाव को अनाउंस कर दिया गया वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब अनवरुल हक, जो कि अनवरुल उल हक इनका नाम है, अनवर उल हक इनका नाम है, जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बनाए गए हैं। इससे पहले भी ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाए जा चुके हैं। यहाँ पर ये शहबाज शरीफ जो कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर थे और अपोजिशन लीडर रजा रियाज, जिन्होंने इन दोनों लोगों ने इनका नाम चूज़ किया और प्रेसिडेंट को नाम भेज दिया। प्रेसिडेंट ने इनका नाम अप्रूव कर दिया है। आरिफ अलवी जी इस समय पर वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा इनका नाम अप्रूव किया गया और अब इनको शपथ दिला दी गई है। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में आपने सुना था कि नाइजर नाम, जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है, वहाँ पर वहाँ की आर्मी ने सत्ता को हथिया लिया। वहाँ के जो चुने हुए प्रेसिडेंट हैं उनको हटाकर वहाँ पे वहाँ के प्रेसिडेंट का पद एक्वायर कर लिया है। और अभी रिसेंटली में आपने नाइजर को सुना, अभी रिसेंटली में ये, और आप याद कर लीजिएगा, गाबोन नाम की कंट्री भी है जिसको यहाँ पर वहाँ की आर्मी ने सत्ता हथिया ली है, वहाँ के प्रेसिडेंट को बंदी बना लिया है। ठीक, तो नाइजर आपको पता होना चाहिए सेंट्रल अफ्रीकन एक कंट्री है और गाबोन भी यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, और गाबोन वो कंट्री है जिससे इक्वेटोरियल की जो लाइन है वो गुजरती है। वहाँ पर भी सत्ता हथिया ली गई और नाइजर में भी ऐसा हुआ है रिसेंटली में जो सत्ता हथियाई गई है। अब नाइजर की बात करें तो कैपिटल इसकी नियाम्बे है। यहाँ के वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो नाइजीरिया, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और बेनिन यहाँ के नेबर कंट्रीज़ हैं। वैसे लास्ट 3 ईयर में देखा जाए तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा सत्ता का एक्वायर किया गया वहाँ की आर्मीज़ के द्वारा। यहाँ पर चाड ने 2021 में, माली ने 2020 में, बुर्किना फासो में 2022, गुइना में 2021 और सूडान में भी 2019 में यहाँ पर सत्ता को हथिया लिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, मैक्स वर्स्टप्पन कौन है ये? तो कारों की रेस करने वाले एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। लगातार 2 सालों से ये प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत रहे हैं। किसको दिया जाता है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड?
कारों की रेस में करने वाले। तो जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा कारों की रेस जीतते हैं उनको दिया जाता है। तो लगातार 2 सालों से लगातार कारों की रेस सबसे ज़्यादा जीत रहे हैं और इस बार भी ये सबसे ज़्यादा जीत चुके हैं, क्योंकि सिर्फ 2 कारों की रेस हटा दी जाए, कौन सी, एक सऊदी अरेबियन और एक अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, तो इन 2 कारों की रेस के अलावा बाकी सारी की सारी कारों की रेस किस पर्सन ने जीती, तो मैक्स वर्स्टैपन ने यहाँ पर जीती हैं। नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं और रेडबुल चलाने वाले एक खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, और आपको ये पूरी लिस्ट देखने की, यहाँ पर शकल देख लीजिए, पूरी लिस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि सऊदी अरेबियन और साथ साथ सऊदी अरेबियन के साथ साथ यहाँ पर अजरबैजान, सऊदी अरेबियन और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को हटा दीजिए, बाकी सारी की सारी मैक्स वर्स्टैपन ने जीती हैं। ये दोनों कारों की रेस भी एक पर्सन ने जीती, सर्जियो पेरेज जो कि मेक्सिको के खिलाड़ी हैं और ये भी रेडबुल चलाते हैं। तो रेडबुल का इस बार दबदबा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड यूनिवर्सियाड 2023 गेम्स जो कि चाइना में ही इस बार ऑर्गेनाइज कराए गए। भारत के जो एक राज्य से गए खिलाड़ी थे उन पर उन्होंने स्टेपल वीज़ा जारी किया, जिसकी वजह से भारत ने उसका अगेंस्ट किया और भारत ने उस स्पोर्ट्स में ही अपने सारे खिलाड़ियों को वापस बुला लिया है। और ये गेम कौन सा है, तो ये वुशु गेम है, जिसमें से भारत ने वहाँ से अपना जो पार्टिसिपेशन है वो बाहर ले लिया, क्योंकि चाइना ने वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों पे, अरुणाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनका स्टेपल वीज़ा जारी किया था। स्टेपल वीज़ा उन पर जारी करता है चाइना जिन ज़मीन को रेस्ट्रिक्टेड मानता है कि ये ज़मीन या तो उसकी होनी चाहिए और जिस कंट्री से ये आए हैं उसकी भी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ऐसा ये करता है। तो चाइना अपना गेम खेल रहा है, भारत ने यहाँ पर अपने सारे खिलाड़ियों को, अपने उस गेम के सारे खिलाड़ियों को वापस बुला लिया है, उस गेम में पार्टिसिपेशन ही नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार ऐसा हुआ है कि फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया। इनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। कौन? डॉक्टर सोनाली घोष, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में अवेलेबल है, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, पहली बार किसी महिला को फील्ड डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया। सोनाली घोष इनका नाम है। ये जितेंद्र शर्मा की जगह यहाँ पर लेने वाली हैं, जो कि इससे पहले फील्ड डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। सोनाली घोष को आप यहाँ पर देख पाएंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात कर लें तो ये मैंने आपको बता दिया आसाम में तो अवेलेबल है ही, ये आसाम में गोलाघाट और नागांव डिस्ट्रिक्ट है उसमें अवेलेबल, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1905 में, जिस साल भारत का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के रूप से आपने पढ़ा होगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि नेशनल पार्क के रूप में अनाउंस हुआ 1974 में, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने 1985 में अनाउंस किया था। ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 का किसको दिया गया, तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 41वें पर्सन बने हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको 1983 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है। भारत के प्रेसिडेंट, भारत के प्राइम मिनिस्टर्स को भी ये अवार्ड मिल चुका है। अब भारत के एक और प्राइम मिनिस्टर्स में नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल हो गया है। इमर्सन मंगांगुआ ये दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए, कहाँ के, तो ध्यान रखिएगा, मंगांगुआ जिम्बाब्वे के दोबारा से ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं, सेकंड टाइम, याद रखिएगा। 2017 में ये पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, रॉबर्ट मुगाबे को रिमूव करके हटाकर। अब ये दोबारा से चुनाव जीत चुके हैं और दोबारा से यहाँ पर ये प्रेसिडेंट बन गए। जिम्बाब्वे अफ्रीकन एक कंट्री है, कैपिटल इसकी हरारे है और करेंसी यहाँ की डॉलर, यूएस डॉलर और अफ्रीकन रैंड चलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मुंगांगुआ को आप देख सकते हैं। इसरो ने सोलर मिशन मतलब सन का मिशन एक भेजा है, सन की स्टडी करने के लिए, और इसका नाम आदित्य L1 है। ध्यान रखिएगा, इसरो के द्वारा आदित्य L1 को भेजा गया, जो कि मून की स्टडी करने के लिए भेजा गया है। किस रॉकेट का यूज़ करके, तो PSLV एक्सेल रॉकेट का यूज़ करके, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर रिसेंटली में 69th नेशनल अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, जिसमें अल्लू अर्जुन जो कि बेस्ट एक्टर के रूप में अनाउंस किए गए। सारे अवार्ड्स की बात करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को क्यों मिला। तो वही फिल्म जो सबसे ज़्यादा फेमस रही
2022 में। उसका नाम है पुष्पा द राइजिंग पार्ट फर्स्ट। इसके लिए 2021 में ये फिल्म आई थी और 2022 में भी ये चलती रही, 2021 में भी चली, और इसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड के रूप में। ठीक, आगे बात यहाँ पर और बाकी अवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड है वो इसको देती है। ठीक, कृति सेनन और साथ साथ आलिया भट्ट जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। गंगूबाई के लिए मिला है आलिया भट्ट को, और मिमी नाम की एक फिल्म आई थी उसके लिए मिला है कृति सेनन को। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान-3 जब लैंड कर चुका है तो इसका नाम भी कुछ रखा जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी चंद्रयान-3 जब लैंड, तो उस समय पर वो अवेलेबल नहीं थे और उन्होंने 26 अगस्त को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पहुंचे और वहां पर उन्होंने भारत का जो सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान-3 के माध्यम से की और साउथ पोल में करने वाला ऐसा पहला देश बना। इसके लिए उन्होंने बधाई दी और साथ साथ नाम भी अनाउंस कर दिया जहां पर चंद्रयान-3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून पर। तो उस मून पर उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। भारत का जो मिशन है चंद्रयान-2 वो फेल कर गया, आपको पता था। उस फेल पोजीशन का भी नाम इसी समय पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया, लेकिन अभी शिव शक्ति पॉइंट आप ध्यान रखिएगा उस पॉइंट का नाम रखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023 के विनर कौन है? तो नॉर्वे के बेहतरीन खिलाड़ी, नंबर 1 प्लेयर दुनिया के चेस के मैग्नस कार्लसन है। इन्होंने आर प्रज्ञानंदा को हरा दिया। आर प्रज्ञानंदा भारत से बिलोंग करते हैं और ये चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं, इनका निवास है। इन्होंने यहाँ पर लगभग फाइनल में पहुंचकर दुनिया में अपना नाम किया और ऐसा करने वाले ये दूसरे ही प्लेयर बने हैं भारत से जो कि फाइनल में फिडे चेस वर्ल्ड कप में पहुंचे हैं। विश्वनाथन आनंद के बाद ये ऐसे खिलाड़ी बने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स कंट्रीज जिसने 6 नई कंट्रीज को यहाँ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व कर दिया और काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है कि जिस ग्रुप में कोई कंट्रीज आ रही हैं वो नंबर्स में उनके ग्रुप से भी ज़्यादा है। मतलब ब्रिक्स की सिर्फ 5 कंट्रीज थी अभी तक, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। 5 कंट्रीज थी, उन्होंने 6 कंट्रीज को और इन्वॉल्व कर लिया। अब वो 6 कंट्रीज कौन है? तो अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 6 की 6 कंट्रीज़ को आपको याद रखना है। वनडे एग्ज़ाम हो गया, चाहे जो पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर इन लिस्ट में से पूछा जा सकता है कौन सी ब्रिक्स कंट्रीज़ नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए 5 ऑलरेडी थी, 6 और हो गई, तो टोटल 11 कंट्रीज़ हो चुकी हैं। लेकिन इनकी जो मेंबरशिप है वो 1 जनवरी 2024 से लागू होगी, ध्यान रखिएगा, इफेक्ट में आएगी। ब्राज़ील। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि जो चंद्रयान-3 है उसने हिस्ट्री क्रिएट की, आपको पता ही है। चंद्रयान-3 ने जो हिस्ट्री क्रिएट की उसके अलग अलग ऑफिसर्स थे, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे एग्जाम जो वनडे एग्जाम से वहाँ जरूर पूछा जाएगा, जहाँ पर सिर्फ जो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं उनमें इनको माना जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट सबको पता होता है। तो 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हुई, हो सकता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए। 5 साइंटिस्ट इस सक्सेसफुल के पीछे, इस मिशन के पीछे लगे हुए थे। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं पी वीरा मुथुवेल और मिशन डायरेक्टर एस मोहाना कुमार और एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना कलाहस्ती और यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर है एम शंकरन जी। ये 5 यहाँ पर साइंटिस्ट थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस मिशन को सक्सेस कराने के पीछे। अगला क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसके नए चेयरमैन बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। ध्यान रखिएगा, प्रकाश श्रीवास्तव कलकत्ता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में काम कर चुके हैं और अब ये प्रकाश श्रीवास्तव को चेयरपर्सन बनाया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स में। याद रखेंगे ये जस्टिस ए.के. गोयल की जगह यहाँ पर लेने वाले हैं। ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड एक बॉडी है, एक मतलब ट्रिब्यूनल है जो कि जो भी पॉल्यूशंस को ख़राब करते हैं उन पर जुर्माने वगैरह लगाने में इसका मेन योगदान रहता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको 2010 में फाउंड किया गया और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मतलब नई दिल्ली में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, इंडिया के जो क्रिकेटर हैं
पूर्व क्रिकेटर मान सकते हैं सचिन तेंदुलकर। इनको नेशनल आइकॉन घोषित कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ने सचिन तेंदुलकर से पहले पंकज त्रिपाठी जो कि बॉलीवुड एक्टर है उनको भी नेशनल आइकन के रूप में अनाउंस किया था। अब ये लोग जो इलेक्शन कमीशन के मिशंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग लोग करें, उसमें लोगों को प्रोत्साहित करने में ये दोनों फेसेस अब काम करने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन जिसको 1950 में 25 जनवरी को फाउंड किया गया, 25 जनवरी को ही हम इसलिए वोटर्स डे भी ऑब्जर्व करते हैं। इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और राजीव कुमार इसके इस समय पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप सचिन तेंदुलकर को देख सकते हैं। खेलो इंडिया वुमेंस लीग जिसका नाम अब चेंज करके हमारे जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है यूनियन, उनके द्वारा अश्मिता वुमेंस लीग कर दिया गया। अनुराग ठाकुर उनका नाम है, उनके द्वारा नाम चेंज किया गया। उनका कहना है कि हम अश्मिता वुमेंस लीग क्यों कर रहे हैं चेंज, क्योंकि हम जेंडर इक्वलिटी को प्रदर्शित करना चाहते हैं और महिलाओं को जो उनका रियल अचीवमेंट है उसके लिए उनका जो योगदान है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर खेलो इंडिया प्रोग्राम की बात करें तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, BPCL भारत की एक महारत्न कंपनी में से एक है। भारत की 13 इस समय पर महारत्न कंपनियां हैं। नवरत्न कंपनियों की बात करें तो वो भी इस समय पर 13 है। और BPCL जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया है। राहुल द्रविड़ मेंस क्रिकेट टीम के मेन कोच है, ध्यान रखिएगा। ये क्रिकेट टीम के फॉर्मर प्लेयर भी थे, द बॉल के नाम से जाने जाते हैं और ब्रांड एम्बेसडर इनको BPCL में बनाया गया। उनके जो चेयरपर्सन और MD जी कृष्ण कुमार हैं उनके द्वारा इनका नाम अनाउंस किया गया। BPCL की बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है, जिसको फाउंड किया गया 1976 में। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप राहुल द्रविड़ को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्मी 2023 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम जिसको रशिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत, चाइना और ईरान तीनों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और भी देशों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन तीनों देश इस समय पर एक प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुके हैं। रशिया के द्वारा आर्मी 23 नाम की 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम को ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत की जो DRDO है, भारत की जो भेल है और भारत की जो BEML है, इसने यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इंडियन पवेलियन के माध्यम से शो करने की कोशिश की है, जिससे कि इंटरनेशनल इनकी मांग बढ़ सके। ठीक, अगला क्वेश्चन, नए प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड के कौन बने हैं? तो श्रेथा थाविसिन। कौन? श्रेथा थाविसिन नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ध्यान रखिएगा। कहाँ के? थाईलैंड के। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 20 नंबर की आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। कहाँ पर? मतलब आसियान इंडिया इकोनॉमिक जो भी मीटिंग है इस बार की, वो कहाँ ऑर्गेनाइज होगी? तो इस साल सारी की सारी मीटिंग इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज होगी। अभी रिसेंटली में इनकी फाइनल समिट भी ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने 6 और 7 सितंबर को इंडोनेशिया में जाकर पार्टिसिपेशन किया है। इसीलिए याद रखिएगा, इंडोनेशिया में इस बार ये चेयरमैनशिप संभाल रहे हैं आसियान इंडिया के से रिलेटेड जितनी भी मीटिंग है, इसीलिए इंडोनेशिया में सारी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया की बात कर लें तो जकार्ता इसकी कैपिटल है। जोको विदोदो यहाँ के प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट मारूफ अमीन है। कौन? मारूफ अमीन। अगला क्वेश्चन, नए चीफ जस्टिस नेपाल के कौन बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा, अपना पड़ोसी देश है, 5 राज्यों के साथ सीमा टच करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बिशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ। कौन? बिशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ ये वहाँ के जो प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट दिया गया। ध्यान रखिएगा, वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट किया जाता है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जिसके बिशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, धौलपुर करौली एक नया टाइगर रिजर्व राजस्थान में अनाउंस किया गया। अब राजस्थान में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं और भारत में 53 टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं इसके अप्रूवल के बाद। यहाँ पर इससे पहले 4 टाइगर रिजर्व
राजस्थान में अवेलेबल थे। कौन कौन से? रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ऑलरेडी चार रिजर्व टाइगर थे, लेकिन अब एक और अनाउंस हो चुका है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ठीक, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन डिप्लोमेट जिसको पाकिस्तान में भारत के हाई कमीशन के रूप में अपॉइंट किया गया, पहली बार ऐसा हुआ है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। कौन है? तो गीतिका श्रीवास्तव, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा गीतिका श्रीवास्तव को हाई कमीशन के रूप में पाकिस्तान में अपॉइंट किया गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के रूप में गीतिका श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया हो। ये अजय बिजारिया जो कि उनकी जगह लेंगे। 2019 में भारत से उनको बुला लिया, भारत ने उनको बुला लिया था, उसके बाद से कोई हाई कमिश्नर अपॉइंट नहीं हुआ क्योंकि आर्टिकल 370 के अंतर्गत कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, लेकिन दोबारा से अपॉइंट हुए हैं। तो कौन है? गीतिका श्रीवास्तव यहाँ पर आंसर सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 नाम की एक्सरसाइज जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया, इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इजिप्ट में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। विवेक राम चौधरी जी भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, इजिप्ट में ऑर्गेनाइज कराया गया, तो इजिप्ट की कैपिटल कायरो है। प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी हैं, प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा मडबौली हैं और करेंसी यहाँ की पाउंड है। ठीक, अगला क्वेश्चन, IDFC जिसको स्पॉन्सरशिप मिली है, याद रखिएगा, इंडियन क्रिकेट टीम की। इंडियन क्रिकेट टीम के जो भी मैचेस ऑर्गेनाइज होंगे, अब उसकी स्पॉन्सरशिप किसको? IDFC फर्स्ट बैंक को प्राप्त हो चुकी है। इंडियन ऑस्ट्रेलियन सीरीज से इसका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन, IDFC बैंक की बात करें तो 2015 में इस बैंक को फाउंड किया गया। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। वी वैद्यनाथम इसके MD और CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जी को अभी रिसेंटली में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है। ये ग्रीस का हाईएस्ट ऑनर में से एक है। ग्रीस का जो हाईएस्ट ऑनर है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रीस और भारत के रिलेशनशिप को बेहतर करने की कारण मिला है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं कैटरीना एन सकेला रोपोलो, उनके द्वारा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ग्रीस और भारत के रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 जिसको स्पेन के द्वारा जीत लिया गया। फाइनल में इन्होंने इंग्लैंड को यहाँ पर हरा दिया है। इंग्लैंड यहाँ पर हारा है, ध्यान रखिएगा। और जीता कौन है? तो स्पेन यहाँ पर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 को जीत चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी अगर छूट गया हो स्टैटिक जीके से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा, जिससे कि आप अगर टाइप करते हैं तो आपका रिवीजन भी होगा, साथ साथ जो उसको पढ़ते हैं उनका भी रिवाइज हो पाएगा और नेक्स्ट टाइम मैं उन पॉइंट्स को भी अपने इस वीडियोज़ में इंक्लूड कर पाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।